अब यहाँ से कुछ डेरिवेशंस करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए वेलोसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था जिसमें आया था √μ√(a²-x²). अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू 0 लेंगे, तो वो हो जाएगी √μ(a) एट x इक्वल टू 0, दैट इज एट फिक्स पॉइंट ओ। यानी जो ये लाइन है इसमें इस ओ पॉइंट पर वेलोसिटी जो आएगी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं पार्टिकल स्टॉप हो रहा है। अब यहाँ जब यहाँ से वापस आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन काम कर रहा है डायरेक्शन में, तो यहाँ मैक्सिमम होती है। उसके बाद क्या होता है, इसको क्रॉस करते ही जो एक्सेलरेशन है वो टवर्ड्स ओ हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन शुरू हो जाती है, तो वेलोसिटी घटते 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 फिर से वापस एक पॉइंट पर जाके 0 हो जाती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ओ पॉइंट पर ही है। यहाँ पर वेलोसिटी दोनों पॉइंट्स पे क्या है, 0, जो कि मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो देयरफॉर मिनिमम वेलोसिटी क्या आ गई, फिर हमारे पास 0 आ गई। कब आई, जब x की वैल्यू हमने a ली है, ओ ए को a ले रहे हैं, दैट इज़ कि एट a एक्सट्रीम पॉइंट पर a पे या फिर a डैश पे, दोनों जगह। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखें तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है a, तो यानी यहीं पर जाके एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो ये μ(a), और ये कहाँ पर आएगा, एट a, जहाँ पे x की वैल्यू a है, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे ही एकदम से क्या कर रहा है, देखिए यहाँ तो वेलोसिटी की घटती जा रही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जा मैक्सिमम एक्सेलरेशन और यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अब मिनिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, जब हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी ओ पॉइंट पर एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एट ओ। तो ये हमने चार्ज ये निकाल दी। हमें ये भी समझ में आ गया कि पार्टिकल कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी किसी भी पॉइंट P पर इस तरफ एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये उधर जा रहा था अगर पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ से वापस आना शुरू होगा, इसको ओ क्रॉस करेगा, इतनी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ड्यू टू सिमेट्री, और यहाँ पर आने के बाद स्टॉप हो जाएगा, फिर से ओ की तरफ चलना शुरू करेगा। तो फिर ये टू एंड फ्रो a डैश टू ओ टू a टू ओ टू a डैश, इस तरह से ये मूव करता रहेगा पार्टिकल। कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो देखिए जो हमने SHM देखा है, इसमें ओ पॉइंट सेंटर ऑफ फोर्स है, यानी सेंटर ऑफ मोशन भी कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये और ये। तो ओ से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस हम लेट करी है ए, उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of attraction O and the position of rest, that is key A, is called amplitude. तो therefore amplitude हमारे पास कितना आ गया, A के बराबर आ गया। तो अब डेफिनेशन करते हैं पीरियोडिक मोशन की। जैसे हमने पढ़ रखे हैं कुछ फंक्शंस जो पीरियोडिक होते हैं, तो पीरियोडिक मोशन किसको कहेंगे, कि पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट ए पीरियोडिक मोशन व्हेन it moves in such a way that after a certain interval of time, यानी कि कुछ फिक्स टाइम के बाद, तो वो जो टाइम उसको हम पीरियड बोलते हैं, और उतने टाइम के बाद क्या हो, द पार्टिकल occupies the same position, कि जो पार्टिकल है उसी पॉइंट पर मिले हमें उतने टाइम के बाद, एंड moves
इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ मिले जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था, विद द सेम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी सेम ही हो, एंड विद द सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी सेम हो। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर काटती है, तो अगर हम उस टाइम को फिक्स देखें तो एक साल के बाद 365 दिन के बाद उसी पॉइंट पर आपको दिखाई देगी, उसी रास्ते पे, उसी पॉइंट पर, उसी डायरेक्शन में मूव करती हुई, और सेम एक्सेलरेशन रहेगा, सेम वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है SHM, वो भी हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन है, उसको अभी प्रूव करते हैं। तो आर्टिकल हमारे पास 3.6 है कि प्रूव दैट कि SHM is periodic and find the period। तो देखिए इसमें हमें दो चीज़ें पढ़ी हैं कि एक तो पोजीशन वही होनी चाहिए, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। सिंस पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, when t is measured from fixed point, अगर टाइम का फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहे हैं तो इज गिवन बाय, तो कौन सा होता है वो, x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू टी। तो देखिए जो x की वैल्यू है t के साथ चेंज हो रही है, लेकिन कुछ इंटरवल के बाद x की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी, बिकॉज जो साइन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो देखिए इसका जो एंगल है रूट म्यू टी, इसमें हम क्या लेके चलें, साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है 2π, तो इसमें 2π का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन रूट म्यू टी प्लस में 2π का मल्टीपल, तो हम इसको 2nπ लिख देते हैं, फॉर ऑल n इन इंटीजर। तो ये सेम वैल्यू रहती है। अब इसमें से देखिए हमें टी में देखना है कि टी में क्या चेंज आ रहा है, टाइम तो टी से है, तो रूट म्यू को हम कॉमन ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू, तो ये t प्लस में 2nπ बाई रूट म्यू, तो ये आता है हमारे पास फॉर ऑल n इन z, सभी इंटीजर्स के लिए। तो इसमें देखिए t में क्या चेंज किया हमने, 2nπ बाय रूट म्यू, तो n की जो लिस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव में 1, तो ये 2π बाय रूट म्यू हमारे पास बन जाएगा इसका पीरियड, और ये यहाँ से जो x है हमारे पास वो सेम वैल्यू दे रहा है। तो देयरफॉर द पार्टिकल हैज़ द सेम पोजीशन after every fixed interval of time। तो टाइम में क्या चेंज करें, कम से कम हमारे पास यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2π बाई रूट म्यू, तो इतने टाइम के बाद पोजीशन सेम आ रही है। अब वेलोसिटी भी चेक कर लेते हैं। तो नाउ अब डिफरेंशिएट करें तो dx बाई dt देखें कितना आता है, तो a कांस्टेंट और साइन का हो जाएगा कोस रूट म्यू टी, रूट म्यू को हम यहाँ लिख देते हैं गुणा में। अब देखिए कोस जो फंक्शन है वो भी पीरियोडिक फंक्शन है, उसका भी टाइम पीरियड हमारे पास 2π ही होता है, तो इसको भी लिख देंगे a रूट म्यू कोस ऑफ रूट म्यू टी प्लस में 2nπ फॉर ऑल n इन z। इसको हम लिखेंगे फिर a रूट म्यू, इसमें से भी रूट म्यू कॉमन लेंगे, कोस रूट म्यू, और यहाँ पर ये t प्लस में 2nπ बाई रूट म्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे n की कम से वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2π बाई रूट म्यू, तो यानी सेम टाइम पीरियड यहाँ पे भी आ रहा है। थस आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल 2π बाई रूट म्यू द पार्टिकल has the same velocity। So thus the SHM is a periodic motion। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि SHM पीरियोडिक मोशन है, और इसका पीरियड कितना आया, एंड
द पीरियड ऑफ मोशन वो आ गया 2π/√μ। तो टाइम पीरियड हमने याद रखना है इसका SHM का 2π/√μ आएगा। डेफिनेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी की। वैसे आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन is the number of complete oscillations made in 1 second. So therefore if n is the frequency, तो इसका मतलब क्या बना, एक सेकंड में n कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं और कंप्लीट ऑसिलेशन होने के लिए टाइम कितना लगता है, t इज़ द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन होने में टाइम लगता है t सेकेंड्स, तो n ऑसिलेशंस होने में कितना टाइम लगेगा, n इंटू टी। तो देयरफॉर n इंटू टी, तो n ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो बराबर में क्या करेंगे 1, यहाँ से n की वैल्यू क्या आती है 1/t, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या 2π/√μ, तो यहाँ पे 2π आ जाएगा और ऊपर ये √μ पहुँच जाएगा, तो ये √μ/2π आ जाएगी फ्रीक्वेंसी।